हेलो एवरीबॉडी। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे, उदाहरण पूरे हो गए थे। अब उदाहरण के बाद इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। ओके, आज हम विद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1, तो इसमें हमें कहा हुआ है फर्स्ट न्यूमेरिकल में, देखें, एक तांबे का बेलनाकार छड़, तांबे की बेलनाकार छड़ है जिसकी लंबाई और त्रिज्या दी हुई है। लंबाई L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या R इज इक्वल टू 2.0 मिलीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको कहूंगा 1 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, अगर मैं ए पूछूं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो आपका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे पाई जानते हो, पाई को पाई लिख दो और 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर दो, तो यह आएगा 4 पाई गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ओके, ये क्षेत्रफल आएगा। आप चाहे तो पाई का मान भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब इस छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर वी लगा दिया 120 वोल्ट, 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर दिया। तो पूछ रहा है आपसे कि इसमें प्रवाहित धारा को गणना कीजिए, धारा का मान निकालिए। धारा पूछ रहा है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान दिया हुआ है 1.7 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालेंगे R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। रो का मान आपको मालूम है 1.7 गुणा 10⁻⁸ गुणा L का मान 1 गुणा 10⁻² बटे A का मान देने वाला, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁶। अब ये -10 हो गया, इसको ऊपर ले जाओगे प्लस की हो जाएगी, तो R इज इक्वल टू 1.7 अपॉन यहां पे आया 12.56 इंटू 10⁻, ये -10 और नीचे से प्लस आ गया 6, तो माइनस का 4। ये आया आपके पास ओम में, ये लिखेंगे आप 1.7 गुणा 10⁻⁴ अपॉन यहां पे आपके पास 12.56 ओम में आंसर आएगा। तो इसको लिख पाएंगे आप 0.135 इंटू 10⁻⁴ ओम, या 1.35 गुणा 10⁻⁵ ओम, ऐसे कह सकते हैं आप। ये प्रतिरोध आ गया आपके पास। ठीक है, हमें क्या निकालना था, I धारा। तो धारा I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। V का मान कितना है, V का मान है 120 अपॉन 1.35 इंटू 10⁻⁵, ये ऊपर जाएगा, तो 120 10⁻⁵ अपॉन 1.35 डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा धारा का 88.89 इंटू 10⁵ एम्पियर। ये आपके पास धारा आ जाएगी इतनी। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखिए जरा, ये कह रहा है, यहां पे एक डायग्राम है हमारे पास, ये दिया हुआ है, एक तो रेजिस्टेंस वाला है और एक रेजिस्टेंस यहां पे ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, यहां से एक रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ा और एक यहां पे ये जोड़ा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। ओके, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम और ये भी 3 ओम, और ये 6 और ये 6। यहां पे इसको नाम दिया है, ये A है और ये B है। आपसे पूछ रहा है A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है,
तो इनको मैं नाम अपनी तरफ से दे दूं, यहां पे कह देता हूं सी, ये कह दिया मैंने डी, यहां पे कह दिया मैंने ई और ये एफ। ओके, तो आप देखें कि अगर मैं ए डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालूं, ए डी के बीच में, तो ये दोनों सीरीज में श्रेणी क्रम में और फिर उसके साथ ये समांतर क्रम में, तो 3 और 3 6 और यहां पर ये 6, तो इसका डायग्राम बन जाएगा आपके पास 1/r ए डी इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6 1/3। तो आर एडी कितना आया, आर एडी इज इक्वल टू 3 ओम, ये आएगा आर एडी। ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध 3 ओम का आएगा, ये 3 और 3 6 हो गया, ये और 6 दोनों समांतर क्रम में, तो यहाँ पे आया 3 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, आर एडी का मान ए और डी के बीच में इतना प्रतिरोध होगा। अब इसका डायग्राम तो ये तो हट जाएगा और केवल ये डायग्राम रह जाएगा। तो इसका डायग्राम दूसरा बनाऊं तो क्या बनेगा, देखें ये अब डायग्राम इसका ये वाला बनेगा, एक तो ये 3 ओम और एक रेजिस्टेंस ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां पे बोलूंगा ये ए, ये वाला बी, ये डी था, ये ई और ये एफ यहां पे जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, ये वाला 3 आया था, ये 3 और ये भी 3, अब ये 6 और ये 6। क्लियर? तो अब मैं निकालूंगा ए और ई के बीच में, जैसे पहले निकाला था ए और ई के बीच में, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में और फिर ये उसके साथ समांतर क्रम में। तो यहां पे कहेंगे 1/r ए ई इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। अरे 3 और 3 6 हो गया ना ये, तो यहां पे आया 2/6 यानी 1/3, ये आया 1/3। तो आर ए कितना आया, आर ए आया 3 ओम, वही सेम पहले की तरह 3 ओम आया। ठीक, ए और ई के बीच में यहां तक सॉल्व हो चुका है। तो अब डायग्राम क्या बचा आपके पास, अब बच्चा ये वाला, ये लीजिए, एक तो ये वाला, ये ए है और ये बी है, और यहां पर ये ई और यहां पर ये एफ, इसको ई कहेंगे, ये एफ, ये लीजिए, ये 3, ये 3, ये 6 और ये 3, ये है। अब निकालूंगा ए और एफ के बीच में, तो ए और एफ के बीच में निकालेंगे तो यहां पे कहेंगे 1/r ए एफ इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। ये 3 और 3 6 हो गया ना ये, और 6 इसके साथ पैरेलल में, तो कितना आया 2/6 1/3। तो आर ए एफ कितना आया 3 ओम, आर ए एफ 3 ओम आया, ये आ गया। अब ए एफ, इसका डायग्राम क्या बचा, अब ये वाला बचा, ये ए और ये बी और यहां पर ये एफ, ये 3 ओम आया था, और यहां पर ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। अब ए और बी के बीच में चाहिए, तो ये दोनों श्रेणी और ये इसके साथ समांतर, तो 3 और 3 6 हो गया ये, और इसके साथ समांतर, तो 1/r ए बी इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम लिया 6 आया, 1 प्लस 2, तो 1/r ए बी कितना आया इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। तो आर ए बी का मान, आर ए बी होगा 2 ओम यानी 2 ओम होगा ये प्रतिरोध का मान। ठीक है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान 2 ओम होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमको डायग्राम बना करके दिया है, ये डायग्राम दिया है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट अनंत तक है ये सीरीज। ठीक है, और ये आर 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 ये सारे प्रतिरोध दिए, और हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए, ये पूछा यहां से यहां तक का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक चेन कम कर दिया और यहां पर नाम दे दिया पी और क्यू, ये पी क्यू नाम दे दिया। ठीक है, एक श्रृंखला ये काट दिया और यहां पर नाम दे दिया पी क्यू। तो मैं कहूंगा कि माना ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, कैपिटल आर है। क्या मान लिया, कैपिटल आर। तो
P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R होगा। बात समझ में आ गई क्या? मैंने कहा कि जो अनंत श्रेणी है, इस पूरी श्रेणी का प्रतिरोध यहां तक का ये कैपिटल R है। जब पूरी श्रेणी का ही प्रतिरोध कैपिटल R है तो फिर नेचुरल सी बात है कि इसमें से एक श्रृंखला कम कर दूंगा तो यहां तक का भी कैपिटल R ही होगा। आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में से अगर एक श्रेणी कम कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे समुद्र में अथाह जल है, अनंत पानी है, अनंत, और उस अनंत पानी में से अगर मान लो एक लोटा पानी हम निकाल लें तो कितना पानी बचा? वही सेम अनंत। अगर एक लोटा पानी और डाल दें तो कितना होगा? तो भी अनंत। तो कोई इसमें अंतर नहीं आता है। चूंकि ये श्रेणी अनंत है तो यहां तक का प्रतिरोध अगर कैपिटल R है तो यहां तक का प्रतिरोध भी कैपिटल R ही होगा। ओके, तो मैंने यहां पर ये जो A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध है RAB, इसको मैंने कैपिटल R कंसीडर किया है। ओके, तो P और Q के बीच में भी कैपिटल R ही होने वाला है। ठीक है, तो फिर इसका डायग्राम क्या बनेगा? इसका डायग्राम अब ये बनेगा, A और ये B, ये तो A हो गया, ये B हो गया। यहां पर तो ये दिया ही था आपको, ये दिया था। ओके, ये लो, अब मैंने यहां पर माना था P और यहां पर माना था Q और यहां का प्रतिरोध आया था ये वाला कैपिटल R। ये तो स्मॉल r था और ये आया था कैपिटल R। ठीक है, आपने कहा था A भी बराबर R, तो R PQ बराबर कैपिटल R, ये तो कहा था, इसलिए P और Q के बीच में मैंने कैपिटल R जोड़ा। अब इसको करना बड़ा आसान है। ये दोनों समांतर, फिर उसके साथ ये दोनों, ये और ये श्रेणी क्रम में, तो पहले इन दोनों को समांतर में जोड़ूंगा। तो अगर ये P है, ये Q है, तो नेचुरल सी बात है यहां पर भी P और यहां पर भी Q ही होगा। ये पॉइंट भी तो P होगा, ये भी Q होगा। अरे बीच में कोई प्रतिरोध थोड़ी है, इसलिए ये P है तो ये भी P हुआ, ये Q है तो ये भी Q हुआ। अब तो P और Q के बीच में इन दोनों का तुल्य क्या होगा? अब कहेंगे अब P व Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध मेरे को निकालना है, तो कितना होगा? 1/r डैश मान लेता हूं। 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1 कैपिटल R, दोनों समांतर क्रम में, इसलिए तो यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे R R, तो यहां पे आया R प्लस R, ये 1/r डैश आया। ठीक है, तो R डैश को क्या लिखूंगा? R डैश इज इक्वल टू R प्लस R, ये माना आएगा। ये मैंने नंबर दे दिया 1। ओके, अब इसके साथ ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो क्या बोलेंगे? देखें, RAB इज इक्वल टू A और B के मध्य RAB इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस R डैश। क्या आया? RAB इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस R डैश का मान RR अपॉन R प्लस R। ठीक है, RAB का मान कितना माना है आपने? RAB का मान है कैपिटल R, तो हम लिखेंगे कैपिटल R इज इक्वल टू, ये ले लिया एलसीएम, तो R प्लस R एलसीएम आया, R का गुणा करूंगा तो RR प्लस R स्क्वायर प्लस RR। ठीक है, ये है। अब क्या करूं? तो यहां पे ये टर्म इधर, तो ये आया R स्क्वायर प्लस RR इज इक्वल टू, ये हो गया 2RR प्लस R स्क्वायर। इन टर्म को उठाकर इधर ले आओ तो क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस RR माइनस 2RR माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, क्या बचा? क्या लिखेंगे? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आया इक्वेशन। अब इसकी गुणनखंड करने और R का मान निकालना है, तो गुणनखंड तो इसके हो नहीं सकते। जहां पे किसी समीकरण के गुणनखंड नहीं हो सकते हो वहां पे श्रीधराचार्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं? श्रीधराचार्य। ओके, तो अगर इसकी मूल अल्फा बीटा मूल हो इसकी, तो क्या आने वाला है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है आपके पास संरचना के लिए। नहीं तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए यानी अल्फा और बीटा दो मान आएंगे इसमें। हाँ तो यहाँ पे किस समीकरण से करते हैं हम ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर का काम करता है तो a का मान 1 हो गया तुलना करने पर a बराबर तो आया 1 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे a इसकी गुणा में 1 है। अब इसके बाद b का मान तो ये r है ये x है तो b का मान हुआ माइनस r ये आया और c का मान c बराबर हुआ माइनस r स्क्वायर। ओके ये मान हुए हमारे जब मैंने इस समीकरण से तुलना किया इस समीकरण को तो मेरे पास ये मान आ गए। अब यहां पे मान लगाऊंगा तो क्या आएंगे अतः मूल या मान जो होंगे वो क्या होंगे तो आप कहेंगे माइनस डी डी जाएगा माइनस आर ये लीजिए प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर तो माइनस आर का स्क्वायर ये माइनस 4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे माइनस का आर स्क्वायर ये लो अपॉन में 2a और 2 इंटू और a का मान कितना आएगा 1 ये आ गया। ठीक है क्या करूं इसको हल करूंगा क्या आने वाला देखें तो आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस तो प्लस का आर प्लस माइनस अंडर रूट में अब देखो माइनस आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा तो आर स्क्वायर और प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया तो 4r स्क्वायर अपॉन में 2 क्लियर। क्या लिखूंगा इज इक्वल टू आर और प्लस माइनस आर बाहर आ गया अंडर रूट बचा 5 बटे 2 आर को कॉमन ले लो तो आएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2। ठीक है आर के दो मान आए 1 प्लस का रूट 5 1 माइनस का रूट 5 अपॉन 2 तो आप कहेंगे प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं होता है ऋणात्मक नहीं होता है कभी नहीं होता इसलिए तो ऋणात्मक चिन्ह तो हटा देंगे इसलिए r बराबर आपके पास आएगा r 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 ये आपके पास मान आएगा इस प्रतिरोध का यानी a और b के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ये होगा। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपसे कहा है R1 इज इक्वल टू 1 ओम R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 3 ओम। ये इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जोड़ दो ये लीजिए R1 R2 और ये R3 R1 R2 R3 या वे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। इस संयोजन को जोड़ दिया एक बैटरी से जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है आंतरिक प्रतिरोध R का मान नगण्य है। ठीक है और यहां पे विद्युत वाहक बल इसका दिया है बैटरी का आपको ये दिया है आपको 12 वोल्ट 12 वोल्ट ये विद्युत वाहक बल दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताओ एक तो और दूसरा प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर बताना है। ये A ये B या इसको दे दो B ये C और ये D कर दो। ओके ये हो गया। तो पहले तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R तुल्य ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 तो कैसे निकालेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 ओम। ठीक ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध की संख्या है तो जब मैंने इस कुंजी को ऑन किया तो यहां से धारा प्रवाहित होने लगी आई हमें इस धारा का मान निकालना है तो आप कहेंगे प्रवाहित धारा I बराबर E तुल्य बटे R प्लस R तुल्य ये तो होता है तो यहां पे I इज इक्वल टू E तुल्य का मान कितना है 12 अपॉन R तुल्य का मान 6 प्लस 0 आंतरिक प्रतिरोध तो 0 है तो यहां पे कितनी आई 2 एम्पियर
ये धारा है। अब हमें निकालना विभवांतर, ए और बी के संगत, बीसी के संगत और सी और डी के संगत। तो आप कहेंगे विभवांतर, विभवांतर निकालना है VAB इज इक्वल टू IR1, I का मान है 2 और R1 का मान है 1, तो यह आया 2 वोल्ट। ओके, फिर निकालूंगा VBC इज इक्वल टू IR2 2 गुणा 2 बराबर 4 वोल्ट। फिर निकालूंगा VCD IR3 2 गुणा 3 6 वोल्ट, तब ये आएगा। ठीक है, ये तो होगा आपके पास यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 विभवांतर आ गया, तुल्य प्रतिरोध भी आ गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। देखें क्वेश्चन नंबर 5, हीटर के एलिमेंट का प्रतिरोध 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो T1 का मान 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, R1 इज इक्वल टू 100 ओम, ये दिया है 100 ओम। फिर कह रहा है कि अगर इसको गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध हो जाता है T2 ताप पर R2 117 ओम, ये हो जाता है। तो पूछ रहा है वो कि ताप कितना होगा, एलिमेंट का ताप कितना होगा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है 1.7 गुणा 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये मान हमको दिया हुआ है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है T2 का मान कितना होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, सुना है आपने? मान लगा दो, यहां पे कहेंगे पहले तो ओपन कर लो, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T, इसको इधर ले जाओ, तो आप कहेंगे R1 अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो डेल्टा T का मान कितना आया, R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। ठीक, तो R2 आपको दिया हुआ है 117 माइनस 100 बटे R1 100 गुणा 1.7 गुणा 10⁻⁴ ओके, तो डेल्टा T कितना आया 17 बटे 170 और ये ऊपर चला गया 10⁻⁴। ठीक, तो यहां पे ये से क्रॉस हो गया तो 10 बार, तो ये आया 10⁻³ या लिख सकते हो 1000। ठीक, अब हमें डेल्टा T कहते हैं T2 माइनस T1 को, तो T2 माइनस T1 1000 आया, तो T2 कितना आया T1 प्लस 1000, तो ये T1 का मान था 27 प्लस 1000, तो आंसर आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कहते हैं, ये कह रहा है नेग्लिजिबल करंट फ्लोइंग फ्रॉम द वायर, 15 मीटर लंबाई, एक 15 मीटर लंबा तार है जिससे नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, ए का मान 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये दिया है। पूछ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस का मान 5 ओम है तो इसकी रेजिस्टिविटी बताइए, ये पूछ रहा है। रेजिस्टिविटी का मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, 5 गुणा 6 गुणा 10⁻⁷ बटे एल का मान 15। ठीक, 3 6 कितना आया, 2 गुणा 10⁻⁷ ओम मीटर। नंबर 7, 0.5 करंट यानी धारा प्रवाहित हो रही है 0.5, आई का मान 0.5 एम्पियर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ए का मान 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको कहेंगे 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी स्मॉल एन का मान दिया है 8.5 गुणा 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं मीटर क्यूब में लिखूंगा तो 10⁻28 हो जाएगा पर मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी की वैल्यू पूछिए आपसे, वीडी की वैल्यू पूछिए, और ई तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E इज इक्वल टू
1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पर अब हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, Vd is equal to I upon NEA। ओके, तो I का मान तो ये वाला 0.5, ठीक है, अपॉन n का मान 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू E 1.6 10⁻⁻19 A का मान 1 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है। क्या आया? 0.5 अपॉन 8.5 इंटू 1.6 इंटू, अब देखो -19 -6 तो यहां बचेगी 3 को ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻³ हो जाएगी, ये आ गई, ठीक है। 10⁻³ इसको पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पे 17 टाइम्स आएगा ये। तो Vd का मान कितना आया? 1/17 गुणा 1.6 गुणा 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब 17 का गुणा करना है 1.6 में, 17 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद तब भाग देंगे आप। तो यहां पर ये मान आता है आपके पास 100 इंटू 10⁻⁻5। 2 मैंने यहां पर बढ़ा दिया तो 2 जीरो आ गई, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 2 और 17 एकम 17 और 10 27, ये वैल्यू आती है। तो जब इसका भाग दूंगा तो आता है 3.7 गुणा 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आएगा अपवाह वेग का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। देखिए कह रहा है किस ताप पर प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा? किस ताप पर प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू R मान दिया तो R2 इज इक्वल टू 2R, R2 इज इक्वल टू 2R। कितने ताप पर 2 गुना होगा ये बात बतानी है। तो यहां पर ताप का मान निकालना है तो T1 को तो 0 ले लो और T2 हमें निकालना है। अल्फा का मान इसने दिया हुआ है और वो दिया 4 गुणा 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कितने ताप पर 2 गुना हो जाएगा, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया। आपने पढ़ा हुआ है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। क्या करें? ओपन करो इसको, तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T, इसको इधर ले जाओ तो R1 अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1। मेरे को चाहिए डेल्टा T, तो क्या करूं? R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा, ठीक है। R2 है 2R माइनस R अपॉन R इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आया R अपॉन R गुणा ऊपर चला गया 10⁻³ और नीचे तो 4, ये क्रॉस हो गया। इसको डिवाइड करूंगा 1000/4, तो डेल्टा T को कहते हैं T2 माइनस T1, तो ये आया 250। तो T1 तो 0 मान लो तो T2 इज इक्वल टू आया T1 प्लस 250। अब T1 का मान 0 है तो 250, ये लीजिए डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास आंसर आएगा T2 का। इस ताप पर जाकर के प्रतिरोध का मान 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें ये हमने लिया हुआ है, उसने कहा था 0 डिग्री सेल्सियस के मान का 2 गुना हो जाएगा, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा कि किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 0.4 ओम ये दिया है। तो पूछा है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, बैटरी से लिए जाने वाला अधिकतम धारा I मैक्सिमम पूछ रहा है, क्या अधिकतम धारा कितनी होगी। तो धारा का सूत्र होता है धारा इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, होता है नहीं। तो आप कहेंगे यदि R का मान 0 हो तो I का मान मैक्सिमम हो जाएगा,
अरे भाई नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी धारा का मान उतना ही बढ़ाएगा। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या करूंगा, ई अपॉन स्मॉल आर। आर तो 0 हो गया, अब ई का मान तो 12 है, 0.4 पॉइंट हटाया 10, ये 3, तो कितना आई मैक्सिमम 30 एम्पियर। ये अधिकतम धारा का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4.2 ओम है, 4.2 ओम है। इसको डुबो दिया हमने किसी वाटर में, तो वहां पर 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 2 एम्पियर, t बराबर 10 मिनट, और 10 मिनट को कहेंगे 10 गुणा 60 सेकेंड, ये कहेंगे सेकेंड में। तो पूछ रहा है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो यहां पर हीट पूछ रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा कितनी प्रोड्यूस होगी, और जे का मान कितना दिया है ये तो आप जानते भी हो, 4.2 जूल पर कैलोरी, ये जी का मान होता है। हमें निकालना है इसको किसमें, कैलोरी में आंसर देना है H का। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे। आई का मान कितना है 2 गुणा 2, आर का मान 4.2 और टी का मान 10 गुणा 60 बटे 4.2, ये जी का मान हो गया। ये इससे क्रॉस हो गया तो कितना आया, ये 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 600 तो 2400 कैलोरी, इतनी ऊष्मा प्रोड्यूस होगी। इसको कह सकते हैं 2.4 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी में भी कहा जा सकता है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है, लेंथ एंड इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ये पाइप है, ये ले लिया, ठीक है। लेंथ कितनी है L, लेंथ इसकी L है। अब कह रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस, तो इंटरनल रेडियस तो A है, अंदर वाली ये वाली रेडियस, अरे x इज की, तो इस वाली रेडियस को यहां से यहां तक A कहेंगे, और एक्सटर्नल रेडियस कितनी है B। पूछ रहा है कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें मालूम है, लेंथ मालूम है, तो पहले A निकालो, तो आप कहेंगे A इज इक्वल टू A बाहर वाला माइनस A अंदर वाला, है ना। बाहर वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा ये पाई, बाहर के लिए बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो पाई तो कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए का मान। ठीक है, तो आर क्या होता है, आर इज इक्वल होता है एल अपॉन ए, अब ए का मान लगा दो, एल तो लंबाई दी है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया प्रतिरोध का मान, इतना प्रतिरोध होगा इस सिलिंड्रिकल पाइप का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। इन अ हाउस, किसी घर में 4 बल्ब है 100 वाट के, तो N1 4 और P1 100 वाट, 100 वाट के 4 बल्ब हैं, और 4 बल्ब हैं 40 वाट के, N2 4 और P2 40 वाट, ये 40 वाट के 4 बल्ब हैं, और चलते हैं ये 4 घंटे और 6 घंटे डेली, तो T1 तो 4 घंटे और T2 6 घंटे डेली चलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 2 फैंस ऑफ 60 वाट, तो N3 2 फैन है कितने वाट की, 60 वाट की, और कितनी देर चलते हैं 8 घंटे, ये 8 घंटे चलते हैं। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी 30 दिन में कितनी आएगी, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 30 डेज, ये पूछा है आपसे 30 दिन में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, और साथ में पूछ रहा है कि अगर बिजली की यूनिट का रेट 5 रुपए हो,
₹5 हो तो पूछ रहा है कि बिल कितना आएगा, बिल भी बताना है, बिल कितना आएगा ये भी बताना है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था P = W/T। ठीक है, तो W बराबर P × T हो गया। अब एक वर्ग होता तो P × T करता, लेकिन 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, N1 P1 T1 ये W बनाएगा, दूसरा वाला N2 P2 T2 W2 आएगा, और N3 P3 T3 ये W3 आ जाएगा। कुल ऊर्जा आ जाएगी एक दिन की। तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं P बराबर W/T, तो W बराबर P × T। ये तो एक के लिए हुआ, अगर 3 4 5 6 ऐसे दिए तो उसकी संख्या का गुणा करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। अतः तो W1 बराबर N1 P1 T1, तो W2 बराबर N2 P2 T2, और W3 बराबर N3 P3 T3 ये आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कुल, तो आप कहेंगे W बराबर W1 + W2 + W3, तो W बराबर N1 P1 T1 + N2 P2 T2 + N3 P3 T3। ओके, तो W बराबर कितना आया, N1 का मान 4, P1 100 और T1 4 घंटे, प्लस N2 4 40 गुणा 6 प्लस 2 60 गुणा 8 कितना आया, 4 चौक 1600 प्लस 4 चौक 16 16 छक्के 96 960 प्लस ये 6 दूनी 12 12 96 960 ये आ गया। इनको सबको जोड़ दो तो 9 18 1920 और ये 3520 वाट घंटा, इसको कह सकते हो, या 3.52 किलोवाट घंटा। एक दिन में आया था भाई, 1 2 3 मैंने 10 यहां लगा दिया, किलोवाट घंटा में आ गया, एक दिन में आया। 30 दिन का पूछ रहा है, W टोटल फॉर 30 days is equal to W × 30 कितना आएगा, is equal to 3.52 × 30। इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 35 दिया 105.6 यूनिट, किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं। इतनी यूनिट का कंजप्शन होगा 30 दिन में। अब बिल कितना आएगा, तो बिल एक यूनिट आती है 5 रुपए की, तो 105.6 गुणा 5 तो कितने रुपए हो गए, 5 30 की 0 3, ये आया 528 रुपए का बिल। कितना बिल आएगा, 528 रुपए का बिल आएगा। तो ये तो हो गया बिजली का कंजप्शन कैसे निकालते हैं और बिल कैसे निकालते हैं। ओके, तो हमारी इस चैप्टर में 12 न्यूमेरिकल्स थे और 12 हमारे कंप्लीट हो गए। अब कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए